हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज मैं आपको एक नया टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स पे मेरा पहला वीडियो इस पे तैयार है, अपलोड हो चुका है। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप उससे समझ जाएंगे कि ह्यूमन राइट्स का मीनिंग क्या होता है और यूएनओ से उसका क्या रिलेशन है। तो उसके बाद आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको नई नई लीगल अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में तैयार की हैं। तो न्यायमूर्ति लॉटर पैट ने क्या कहा था मैं आपको बता दूं। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड इन 1948। इट इज़ ए हिस्टोरिकल इवेंट एंड द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो उन्होंने कहा कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 विश्व की एक इम्पॉर्टेंट घटना है। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है और कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो 1948 में महासभा ने ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को पारित किया, और ये घोषणा जो थी ह्यूमन राइट्स के संबंध में कह सकते हैं कि पर्सन्स की एक व्यक्ति के रूप में देखी जाती है। इसके प्रपोजल में ही बता दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक अंग ये प्रयत्न करेगा कि जितने भी घोषणा में वर्णित अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं उनको हम रिकग्नाइज्ड करें और उन्हें इन्फोर्स करें। इसका मतलब राइट और फ्रीडम को हमें रिकग्नाइज्ड करना है और इन्फोर्स करना है। तो ह्यूमन राइट्स का मतलब अगर लाइनों में समझते, जस्टिस, ट्रस्ट, फ्रीडम, होप, इक्वलिटी, पीस। तो यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट कमीशन ने लगभग मूलभूत सिद्धांतों के लिए एक कह सकते हैं कि एक छोटा सा फार्मूला तैयार किया, एक मसौदा तैयार किया। और लगभग 2 साल के प्रयत्नों के बाद ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या किया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को तैयार कर लिया था। और इसका जो प्रारंभिक मूल पाठ था वो कह सकते हैं कि 8 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी, उन्होंने तैयार किया था। और यहाँ पर इस समिति की जो अध्यक्षता थी श्रीमती इलेनार रूजवेल्ट, भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की विडो थी। और कुछ संशोधनों के साथ जनरल असेंबली ने इसे 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि किसने तैयार किया है, किसका रोल ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की वाइफ थी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की, ये विडो थी, इनका नाम था इलेनार रूजवेल्ट। और 10 दिसंबर 1948 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो इसमें कुछ देशों ने, लगभग 8 देशों ने वोटिंग में भाग भी नहीं लिया। लेकिन तब से, जब से जो स्वीकार किया गया था जिस डेट से 10 दिसंबर को, तब से हम क्या करते हैं, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ह्यूमन राइट्स डे उस दिन मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। इसमें लगभग 30 आर्टिकल हैं। और इस घोषणा पत्र में कह सकते हैं केवल सिविल और पॉलिटिकल राइटों को नहीं दिया गया है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल रेमुनेशन, ट्रेड यूनियन बनाने का राइट, हम कह सकते हैं एजुकेशन का, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट का, राइट टू लाइफ का, फ्रीडम का, रिलीजन का, और शांतिपूर्वक सभाएं करने का, असेंबलीज करने का, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, ये सारी चीज़ें दी गई। और 50वीं वर्षगांठ को, इसकी 50 जब साल पूरे हुए थे तो 1998 को विश्व मानव अधिकार वर्ष के रूप में मनाते हैं। 1998 में इसको हमने विश्व मानव अधिकार वर्ष के रूप में इसको मनाया। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बताने के लिए ह्यूमन राइट्स को कई वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, सारे के सारे ह्यूमन राइट्स को अपने आप में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ह्यूमन राइट, एवरी ह्यूमन हैज़ राइट, हर व्यक्ति को, हर ह्यूमन को ये राइट मिलना ही चाहिए। तो ये बेसिक राइट्स हैं जो किसी के बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक कह सकते हैं कि ये राइट्स मिले रहते हैं, जो ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने बता दूं कि जो आपको मैंने बताया था कि इन द प्रेम्बल ऑफ द यूनाइटेड डिक्लेरेशन द ह्यूमन राइट, दिस डिक्लेरेशन, इसमें डिक्लेरेशन क्या था, डिग्निटी एंड हॉनर एंड राइट्स ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ पर पूरी तरीके से बता दिया गया कि डिग्निटी और ऑनर को बनाए रखा जाएगा। इट इज़ नेचर इज़ नॉट लीगली बाउंड, ये पूरी तरीके से कह सकते हैं इसका कानूनी रूप से बाध्य करने वाला स्वरूप नहीं है। ये केवल किस पे बेस्ड होता है, ह्यूमन राइट्स, पर्सन की डिग्निटी से, रेपुटेशन से, उन पे फोर्स करता है। और जनरल असेंबली ने इसे प्रपोजल के रूप में ही एक्सेप्ट किया था।
तो आइए देखें कि फर्स्ट चार्टर में क्या लिखा है। चार्टर की प्रपोजल में, इन द प्रेम्बल ऑफ द चार्टर द फंडामेंटल राइट ऑफ मैन, द डिग्निटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी एंड द इक्वल राइट ऑफ मैन एंड वुमेन हैज़ बीन एक्सप्रेस। देखिए, चार्टर की प्रस्तावना में ही बता दिया गया है कि मानव के मौलिक अधिकार, मानव के व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व तथा पुरुष एवं स्त्रियों के समान अधिकारों में विश्वास प्रकट किया गया। तो ह्यूमन राइट्स में सारी चीज़ें आती हैं, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, एजुकेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिलीजन, स्पीच, प्रेस, ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स हैं। तो आर्टिकल 1 में भी बोला गया है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं तथा प्रतिष्ठा एवं अधिकारों में समान है, उनमें तर्क है, विवेक है तथा एक दूसरे के प्रति भाईचारे का उनमें व्यवहार होना चाहिए। तो आर्टिकल 1 में भी डायरेक्ट क्लियर किया गया है। अब आपको मैं आर्टिकल 2 का बता दूं कि आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मैंने एक साथ मर्ज कर लिए क्योंकि इसमें 30 आर्टिकल्स हैं। अगर 30 आर्टिकल्स अगर आप एक एक लाइन करके याद करना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बता दूंगी, लेकिन पहले मैं मोटा मोटा बता दूं कि आर्टिकल 3 से लेके 15 तक क्या क्या चीज़ों को बताता है। आर्टिकल 3 से 15 तक किन चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा है, लाइफ को, लिबर्टी को, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सन को एंड इक्विटी बिफोर लॉ को। अनुच्छेद 3 से 15 तक जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्ति की संरचना तथा विधि के समक्ष समानता आदि का वर्णन करता है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको एक एक लाइन में बता दूं कि आर्टिकल 2 में क्या लिखा होगा। आर्टिकल 2 में जो स्लाइड्स में नहीं लिखा है बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, भाषा कि किसी के भेदभाव नहीं किया जाएगा और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 2 में ये लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और सुरक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 3 में है। और आर्टिकल 4 में है कि कोई व्यक्ति गुलामी में नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 5 में दिया गया है किसी पर्सन के साथ हम क्रूरता का व्यवहार नहीं करेंगे और कोई अपमानजनक बर्ताव नहीं करेंगे। और तो ये मैंने आपको आर्टिकल 6 बता दिया कि कि आप कानून के अधीन सभी व्यक्ति समान हैं। आर्टिकल 7 में कानून के सामने सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के कानून की सुरक्षा के अधिकारी हैं। तो एक एक लाइन में आप आर्टिकल्स याद कर सकते हैं। वैसे अगर आप आर्टिकल 3 से 15 तक एक लाइन में याद करना चाहते हैं तो ये शब्द याद कर लेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है कि कानून द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को भंग करने वाले कार्यों के विपरीत राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष संरक्षण पाने का अधिकार होगा। अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगा, ब्रीच करता है, तो उसके इसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 9 में कि किसी व्यक्ति को कैद या गिरफ्तार या निष्कासन नहीं हो सकेगा जब तक उसको कोई रीज़न नहीं बताया जाएगा। तो आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है कि सबको समान अधिकार है, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से वो न्यायालय में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के विरुद्ध किसी आरोप अपराध के निर्णय के लिए उचित और खुले आम तरीके से सुने जाने का समान अधिकार रखता है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा आप डिटेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है कि वयस्क पुरुष स्त्रियों को बिना राष्ट्र तथा धर्म के भेदभाव के विवाह करने तथा कुटुंब स्थापित करने के अधिकारों का वर्णन किया गया है। देखिए, परिवार जो है वो समाज की एक्चुअली नेचुरल और मौलिक सामूहिक इकाई है और इसे सोसाइटी और स्टेट दोनों प्रोटेक्शन देते हैं। और जितने भी विवाह करने के इच्छुक दंपति हैं उन्हें पूरी तरीके से फ्रीडम होता है कि वो विवाह किसी से भी कर सकते हैं। ये भी चार्टर के डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है, ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 16 में। चलिए, आर्टिकल 18 से 19 तक में जो दिया गया है वो दिया गया है कि मैटर ऑफ रिलीजन एंड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़, फ्रीडम इन द मैटर ऑफ रिलीजन एंड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़, कि हम धर्म, मत और विचारों की अभिव्यक्ति के विषय में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि एक लाइन में अगर आपको याद करना हो आर्टिकल 18 तो आप याद रखेंगे कि हमें थॉट्स को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और इस अधिकार के अंतर्गत अब हम अपने धर्म को परिवर्तित करने की स्वतंत्रता भी कर सकते हैं, पूजा की स्वतंत्रता है हमें और एकांत में रहने की भी स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 19 में हर व्यक्ति को मत और विचार करने की स्वतंत्रता है और वो कहीं पर भी किसी भी भौगोलिक सीमा में और किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकता है और उसको यहाँ पर सूचना मांगने, प्राप्त करने और देने की स्वतंत्रता भी शामिल है। बाकी आर्टिकल 22 से लेकर 26 तक में जो चीज़ें दी गई हैं वो मनुष्य के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का वर्णन किया गया है आर्टिकल 22 टू 26 तक में। और इसके अनुसार मनुष्य को व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा समान कार्य के लिए समान वेतन। जब समान कार्य के लिए समान वेतन का जिक्र हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन की भी याद आ जाती है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और इक्वल रेम्युनेशन एक्ट भी पूरी तरीके से पास हो चुका है। तो ये आप याद रखेंगे चीज़ें।
आर्टिकल 29 में व्यक्तियों के समाज संबंधी कर्तव्य का वर्णन किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता तथा अधिकारों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता अधिकारों में हस्तक्षेप ना हो। तो हमें अपनी फ्रीडम को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हम दूसरे के फ्रीडम में किसी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 29 में डायरेक्टली ये बताया गया है। ह्यूमन राइट्स की बात की तो फिर आपको ये सब चीज़ें याद आ जानी चाहिए। और आर्टिकल 30 में कहा गया है कि इस घोषणा पत्र में दिए गए किसी भी आदेश में कोई भी ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे किसी राज्य को, समूह को या व्यक्ति को किसी ऐसे काम में लगाने या करने का अधिकार मिले जिससे कि इस घोषणा पत्र में जो अधिकार और स्वतंत्रताओं से किसी को नष्ट करने का उद्देश्य हो। तो हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस चार्टर में जो राइट्स और फ्रीडम्स के बारे में बताया गया हम उसको किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ना कोई स्टेट डिस्ट्रॉय कर सकती है, ना कोई कम्युनिटी, ना कोई पर्सन, कोई ऐसा काम हम नहीं कर सकते। चलिए, इस घोषणा का लॉ में इम्पोर्टेंस क्या है ये भी आपको बता दें कि देखिए, घोषणा के विधिक स्वरूप के विषय में कह सकते हैं कि जुरिस्टों ने बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया है और उनके अनुसार ये तो ना एक संधि है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसके प्रावधान वास्तव में देखा जाए तो बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि जस्टिस लॉटरपैट ने खुद कहा कि ये केवल एक घोषणा है, यह महासभा का प्रस्ताव भी नहीं है, अतः विधि में इसका महत्व बंधनकारी नहीं होगा। न्यायमूर्ति लैटरपैट के अनुसार मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा केवल व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा करती है, परंतु इस संबंध में राज्यों के कर्तव्यों को निर्धारित नहीं करती। इसमें केवल हम क्या करते हैं, पर्सन्स के राइट को हम फिक्स कर रहे हैं, हम स्टेट की ड्यूटी को नहीं बताते। तो ये केवल एक जनरल असेंबली ने एक प्रपोजल दिया था और इसको हम बाइंडिंग नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी कहते हैं कि हर चीज़ अपनी इम्पॉर्टेंट है, तो जूरिस्टों ने इसको कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट भी माना कि कैसे ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, भले ही लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया हो। तो देखिए, जब तक इस संबंध में राज्यों का कोई कर्तव्य उत्तरदायित्व ना हो, व्यक्तियों के मानवीय अधिकार का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। भाई स्टेट की कोई ड्यूटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसीलिए इसका सर्वप्रथम कारण यह है कि ये घोषणा महासभा के प्रस्ताव तथा घोषणा राज्यों पर बंधनकारी नहीं होती, केवल एक रिकमेंडेशन मानी जाती है। देखिए, एक जूरिस्ट आए थे स्टार्क, उन्होंने कहा कि ये इसे आलोचना करना कि ये बंधनकारी प्रभाव नहीं रखती उचित नहीं है, क्योंकि घोषणा की सबसे बड़ी सफलता क्या है, ह्यूमन राइट्स को डिटेल किया गया। इस अधिकार को सभी राज्य किसी न किसी रूप में मानते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इस जो राइट्स हैं इनका लीगल नेचर नहीं है, इनके पीछे क्या है, मॉरल फोर्स होता है जो नेशंस को व्यक्तियों की फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम को लागू करने में हमेशा इंस्पायर करता है। और कह सकते हैं कि ये एक ऐसी खान या स्रोत है जिससे मानवीय अधिकार के विषय में अभिसमय तथा राष्ट्रीय संविधानों को जन्म दिया। तो क्या है, इट इज़ ए माइन फ्रॉम विच अदर कन्वेंशन एज वेल एज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोटेक्टिंग दीज राइट्स हैव बीन एंड आर बीइंग क्वेरिड। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको जन्म दिया गया है। ये कैसी खान या स्रोत माना जाता है। माइंस का मतलब आप जानते हैं, सोर्सेस, ये सब आपको मीनिंग पता है। तो कह सकते हैं कि इस घोषणा का अब धीरे धीरे एक लीगल महत्व माना गया, कहा गया कि इस पे राज्यों पर ये बंधनकारी होगी। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूं कि 1968 में मॉन्ट्रियल में मानवीय अधिकारों की अनौपचारिक सभा में एक मत व्यक्त किया गया कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो चार्टर है उसको इंटरप्रेटेट किया जाना चाहिए। और धीरे धीरे हमने देखा कि ये कस्टम अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक भाग हो गया और तेहरान घोषणा में भी इस मत की पुष्टि कर दी गई। तो अब कह सकते हैं कि ये बाइंडिंग रूप इसने ले लिया है। तो निष्कर्ष में कह सकते हैं कि भाई 1948 में चाहे कोई भी स्थिति रही हो, परंतु अब ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ने लीगल रूप अडॉप्ट कर लिया है और ये चार्टर का इंटरप्रिटेशन करता है और सभी जितने भी स्टेट्स हैं जो इसके मेंबर्स हैं उन पर बाइंडिंग है, जिन पर ये जो इस चार्टर को एक्सेप्ट करते हैं उन पर ह्यूमन राइट को इन्फोर्स करना, उनको ह्यूमन राइट इन्फोर्स करना ही होगा। तो समय के साथ सब चीज़ें बदलती रहती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगी कि अगर इस घोषणा का आप महत्व कहें तो इस घोषणा का लीगल में बहुत, लॉ में बहुत महत्व है और कह सकते हैं कि ये घोषणा अब वास्तव में लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है पूरी तरीके से। तो आज मैं आपको एक और लाइन बोलना चाहूँगी कि आप याद रखेंगे कि 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट मनाया जाता है और इसके 50 साल जब पूरे हुए थे तो भी मानवाधिकार वर्ष मनाया गया था। 10 दिसंबर 1998 10 दिसंबर 1998 को 50 साल पूरे हो गए थे। और ये कह सकते हैं कि हमेशा यूनाइटेड नेशन ने प्रयास किया है कि
सभी लोगों को सभी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और सब लोग उसका गुड फेथ में पालन करें। तो कह सकते हैं कि सभी जितनी भी डिक्लेरेशन हैं इन सबको लोगों ने विद कंसेंट अपनाया और हर राज्य ने ह्यूमन राइट्स को कह सकते हैं पूरी तरीके से अपनाया है और उसको अब वो इन्फोर्स कर रहा है। तो अब ये पूरी तरीके से बाइंडिंग नेचर में आ गई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन राइट्स का क्या मतलब होता है। और सबसे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये मैं कहना चाहूँगी कि ये जो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट के लिए व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विक्ट्री के रूप में देखी जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र का हर एक ऑर्गन ये ज़रूर कोशिश करेगा कि जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं, उनको हम रिकग्नाइज करें और इन्फोर्स करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।